चलो बच्चों शुरू करते हैं आगे। अभी हमने रुबाई पढ़ी, अब हम गज़ल पढ़ने जा रहे हैं फिराक गोरखपुरी जी की द्वारा जिसे लिखा गया है। तो गज़ल भी उर्दू फ़ारसी का एक छंद है, लिखने की एक शैली है। नौरस गूंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में पर तोले हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है, नौरस का अर्थ होता है नया रस, गूंचे का अर्थ होता है कलियाँ, नाजुक का अर्थ होता है कोमल, गिरे का अर्थ होता है गुत्थियाँ, गांठे या बंधन जो है उनकी बात कर रहे हैं। रंग का अर्थ रंगी होता है, बू का अर्थ होता है खुशबू, गुलशन का अर्थ होता है बाग, और तोले का अर्थ यहाँ पर उड़ जाने से है, खिल जाने से और उड़ जाने से है। ठीक है, खिलना या उड़ना, इन दोनों से इसका अर्थ निकल कर आता है। तो कवि वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहा है, वसंत ऋतु में क्या होता है, प्रकृति में परिवर्तन आना शुरू होता है, नए नए पुष्प खिलने लग जाते हैं, चारों तरफ सुगंध फैल जाती है, जैसा कि बाकी पिछले पाठों में भी आप लोगों को समझाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो कवि वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नए रस से भरी कलियों की जो कोमल पंखुड़ियाँ हैं, नए रस से भरी कलियों की जो कोमल पंखुड़ियाँ हैं उनके बंधन खुल रहे हैं, यानी कि कली अब फूल बनने जा रही है, वह कली अब फूल बन जाएगी। लेकिन उन्हें देखकर वह कली अब गुलशन में, जिस बगीचे में वह खिली हुई है उस बगीचे में वह फूल बन जाएगी, बड़ी वह कली अब फूल बन जाएगी। लेकिन कवि उस अपनी कल्पना में कहता है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में पर तोले हैं। लेकिन कली को खिलते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वह रंग और सुगंध दोनों आकाश में, मानो रंग और सुगंध, क्योंकि पुष्प का रंग भी होता है और सुगंध भी होता है, तो कली जब फूल बनती है तो उसी कल्पना को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो रंग और खुशबू आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। ठीक है, तो खिलती हुई कली को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो आकाश में पंख फड़फड़ा रहे हैं, रंग और खुशबू उड़ जाने के लिए। ठीक है, उसी फूल की खुशबू जब चारों तरफ फैल जाएगी, उसका जो रंग है वो चारों तरफ बिखर जाएगा, चारों तरफ उसी रंग की कलियाँ खिली हुई होंगी, तो उसी की कल्पना को वह कह रहा है कि मानो आकाश में वह उड़ना चाह रही हो, अपने पंख तोल रही हैं, उड़ने के लिए तैयार हो रही हैं, फड़फड़ा रही हैं। चलिए, तो प्रकृति की सुंदरता का सुंदर वर्णन आपने उर्दू फ़ारसी में बिंब के साथ, और इसमें अलंकार भी हैं, है ना, और मानवीकरण अलंकार तो किया गया है, उड़ने से संबंधित है जो। आगे देख लेते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, ज़र्रा ज़र्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो झपकाने का अर्थ होता है आँखों का एक बार खुलना और एक बार बंद हो जाना। ज़र्रा ज़र्रा होता है कण कण, है ना। तुम भी सुनो यारो, यार मतलब मित्र, शब का अर्थ होता है रात, सन्नाटे का अर्थ होता है खामोशी। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो तारे, रात और रात की खामोशी का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। रात में जिस प्रकार तारे दिखाई दे रहे हैं, वो चारों तरफ सन्नाटा है, उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं, उसी सौंदर्य को बताते हुए कह रहे हैं कि रात तारे आंखें झपकावे हैं, ज़र्रा ज़र्रा सोए हैं, कि रात अब समाप्त होने वाली है, रात ढल रही है, ख़त्म होने की तरफ आ गई है। कैसे पता चल रहा है ख़त्म होने की तरफ आ गई है? तारे आंखें झपकावे हैं, क्योंकि तारे अब आंखें झपकाने लगे हैं। तो आंखें झपकाने का अर्थ होता है सोना। तो तारों के सो जाने का अर्थ, भाई तारे तब निकलते हैं जब रात शुरू होती है, और तारों के सो जाने का अर्थ है कि रात अब समाप्त होने वाली है, तारे अब छुपने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर रात ख़त्म हो रही है, रात ढल रही है, इसीलिए मानवीकरण करते हुए तारों का मानवीकरण करते हुए बताया गया है कि तारे आंखें झपका रहे हैं। ठीक है, और ज़र्रा ज़र्रा सोए है, और प्रकृति का प्रत्येक कण सो रहा है, ज़र्रा ज़र्रा प्रत्येक कण सो रहा है, शांत है, चारों तरफ एक प्रकार की शांति छाई हुई है, क्योंकि सब सो रहे हैं। तुम भी सुनो हो यारो, शब के सन्नाटे कुछ बोले हैं। अब यहाँ पर जो कवि है वो अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम भी सुनो हो यारो। हालांकि वो लिख रहा है पाठक के लिए ही, जो हम जैसे पाठक है जो सुन रहे हैं उसी के लिए कह रहा है कि तुम
तुम भी सुनो हो यारो, शब्द में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शब्द मतलब रात। तो रात में पसरा है सन्नाटा भी कुछ कह रहा है, ऐसा कवि कह रहे हैं। यानी ये जो सन्नाटा है ये भी मानो कुछ बोलना चाह रहा है, ये भी अपनी पीड़ा परेशानी शायद हमारे साथ बांटना चाह रहा है। जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो रात में नहीं सोता है, या एकांत ढूंढ रहा होता है तो वह व्यक्ति रात में नहीं सोता है। तो ऐसे ही यहाँ पर रात के बारे में कहा गया है कि मानो वह सन्नाटा भी कुछ बोलना चाह रहा है, वह खामोशी भी अपनी पीड़ा परेशानी कठिनाई वेदना हम लोगों तक पहुँचाना चाह रही है। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि यारो सुनो, सन्नाटे भी कुछ बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। अब यहाँ पर जो कवि है वो बता रहा है कि उसमें और उसकी किस्मत में कितनी समानता है, उसकी किस्मत कैसी है और उसमें, यानी कि कवि में, शायर जो हमारे हैं फिराक गोरखपुरी, उनमें और उनकी किस्मत में क्या समानता है उसके बारे में बताते हुए वो कह रहे हैं। तो किस्मत का अर्थ होता है भाग्य, ठीक है। एक मतलब एक, रो लेवे का मतलब रोना, ठीक है। लेवे हैं लेते हैं मतलब किस्मत रो लेती है। तो इसमें शायर ने बताया है मनुष्य जो स्वभाव होता है ना उसका, कि कुछ नहीं मिलता है तो हम सीधे सीधे यही कहते हैं कि भाई हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, तुम्हारी तो खुद को वो कहता है ना कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ऐसा कहते हैं। तो उसी प्रकार का दोष देते हुए, किस्मत को दोष देते हुए कवि यहाँ पर कह रहा है कि मैं और मेरी किस्मत एक जैसे हैं। कैसे बताते हैं, देखो। कह रहे हैं कि संसार हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। कह रहे हैं कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों एक जैसे, यानी कि हम मतलब मैं और मेरी किस्मत, ठीक है। हम का मतलब है, कवि कह रहा है अपने लिए कि मैं और मेरी किस्मत, हम दोनों एक ही जैसे हैं, हम दोनों को एक ही काम है। क्या है? किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। तो अभाव के लिए, मेरे जीवन में आने वाली जितनी भी परेशानी है, कष्ट है, अभाव है, उसके लिए मैं किस्मत को रोता हूँ, मैं किस्मत को दोषी मानता हूँ। रो लेने का मतलब दोषी मानना, दोषी मानता हूँ और किस्मत पर रोता हूँ कि किस्मत ख़राब है। किस्मत मेरी ये, और फिर किस्मत मुझ पर रो लेती है। क्यों रोती है? कि किस्मत भी मुझ पर ये कहकर रोती है क्योंकि मेरी दशा बहुत ख़राब हो जाती है, तो मेरी दशा देखकर शायद किस्मत भी मुझ पर रोने लग जाती है। वह शायद मुझे मानती है कि मैं काम करना नहीं चाहता हूँ, काम से भाग रहा हूँ, तो शायद वह भी मुझ पर रोने लग जाती है। तो किस्मत मेरी दशा को देखकर मुझ पर रोने लग जाती है, मेरी स्थिति को देखकर मुझ पर रोने लग जाती है, और किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, तो इसीलिए मैं अपनी किस्मत को दोष देते हुए रोने लग जाता हूँ। तो हम दोनों को एक ही काम है, किस्मत मुझ पर रोती है और मैं किस्मत पे रोता हूँ। अब आगे देखते हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। तो यहाँ पर कवि जो है वो, जो उसके निंदक हैं, जो उसकी सराहना नहीं करते हैं, उसके कामों पर उंगली उठाते हैं, चाहे वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, तो ऐसे लोगों को बताने के लिए एक सुझाव देते हुए या अपने निंदकों को समझाते हुए वो कहते हैं, उनको बताते हुए कहते हैं कि जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके। तो वो कह रहे हैं कि जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, जो मेरे निंदक हैं, जो मेरे अन्य दोस्त हैं, मित्र हैं, कवि हैं मेरे, जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, वो शायद ये सोचते हैं कि मेरी बुराई करके मेरा पर्दा खोले हैं, मतलब मेरी बुराई करके, मेरा पर्दा खोलने का मतलब मेरी बुराई करके वो कुछ प्राप्त कर लेंगे या वो मेरा बुरा कर देंगे, संसार के सामने मुझे गलत साबित कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। मुझे बदनाम करने वालों, तुम ज़रा इतना सोचो कि मेरे बारे में जब तुम निंदा करने जाओगे तो दूसरों के सामने तुम्हारी भी तो कमी उजागर होगी, तुम्हारी भी तो कमियां पता चलेंगी। क्या कमी? कि तुम हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हो। तो मेरा पर्दा तुम खोलोगे तो उससे पहले तुम ये जान लो कि तुम जब मेरी बुराई करने जाओगे तो तुम्हें इतनी तो समझ होनी चाहिए, काश वे इतना सोच सके, कह रहा है ना। तो तुम में इतनी समझ तो होनी चाहिए कि जब तुम मेरी बुराई करने जाओगे, संसार को मेरी कमियां बताना शुरू करोगे, तो तुम जो दूसरों की निंदा
करते फिरते हो, तुम्हारा भी तो यह निंदा करने वाला अवगुण सबके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो तुम सोच लो कि तुम मेरा पर्दा खोलने जा रहे हो, मेरी बुराइयां करने जा रहे हो, मेरे भेद खोलने जा रहे हो, या अपनी बुराई और भेद खोलने जा रहे हो। अप्रत्यक्ष रूप से तुम अपनी ही बुराई मोल लोगे। लोग तुम्हें भी बुरा समझेंगे ही। अगर तुम मुझे दूसरों के सामने मेरी निंदा करोगे तो लोग समझ जाएंगे कि तुम निंदा ही करने वालों में से हो। तो अप्रत्यक्ष रूप से तुम भी निंदा के पात्र बन जाओगे। सामान्य सी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी हो ले हैं। तो यहाँ पर जो कवि है वो प्रेम की कीमत अदा करने की बात कर रहा है ना। और तो उसके बारे में बताते हुए कह रहा है, कवि कहता है कि मैं अपने पूरे, लिखा ना बदुरुस्ती मतलब पूरे, है ना, पूरे होशो हवास में तेरा